अब इसके अंतर्गत जो हमें देखना है, हमें लिखना है, तो लिखने का जो संदर्भ है कि पहले तो आपको आरक्षण व्यवस्था जो है, ये भारत के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, ये सिस्टम क्या है, राइट। दूसरा, इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे उद्देश्य क्या था। तीसरा, क्या यह व्यवस्था अपने उद्देश्य को हासिल कर सका। अगर हासिल नहीं कर सका तो इस व्यवस्था में क्या कमियां है, और क्या ये कमियां इतनी अधिक है कि इसको खत्म कर दें, है ना। एक ऑप्शन कि इसको खत्म कर दें, या दूसरा ऑप्शन इसमें यह है कि इसका रेशनलाइजेशन होना चाहिए, इसको तार्किक बनाया जाना चाहिए। अब इसकी कमियों को लोग लेकर के कुछ ग्रुप्स है जो कह रहा कि आरक्षण व्यवस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है, राइट। ये उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा है, और चूंकि ये अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा है, इसलिए इसे खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इसके खत्म करने का समय आ गया है। तो हमें इसी पर सोचना है, इस पूरे निबंध के अंतर्गत इन चीजों पर सोचना है, और फिर आपको निष्कर्ष फिर लिखना है। अब देखिए, निष्कर्ष जो आप लिखेंगे, उस निष्कर्ष में चूंकि इसमें दो बातें हैं कि क्या आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने का समय आ गया है, तो क्या आप इसमें समर्थन करते हैं कि हाँ समय आ गया है, या दूसरा आपका अप्रोच हो सकता है कि नहीं। लेकिन नहीं जब आप बात करेंगे तो फिर रेशनलाइजेशन की बात की जाएगी, और ज्यादातर मेरा मानना है कि आप आरक्षण व्यवस्था खत्म करने के संदर्भ में जो निष्कर्ष लिखेंगे, उसमें आपके निष्कर्ष में नहीं का पक्ष जो है ज्यादा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जो आरक्षण व्यवस्था है, इस आरक्षण व्यवस्था का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य अभी भी बरकरार है, और ऐसी भी बात नहीं है कि आरक्षण व्यवस्था जो है टोटली अपने उद्देश्य प्राप्त करने में विफल रही है। यह जरूर है कि इसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन उसके कमियों को, आरक्षण को रेशनलाइज करके, तार्किक करके, हम उसकी कमियों को दूर करके और इसके उद्देश्य को हासिल कर सकते हैं। इसलिए जो इसके अंतर्गत हमारा निष्कर्ष होगा, वो निष्कर्ष टोटली इनके पक्ष में नहीं हम लिखेंगे, राइट। हम अभी भी आरक्षण व्यवस्था के पक्ष में बात करेंगे। क्यों बात करेंगे? क्योंकि देखिए, आपको पहला चीज तो है कि आरक्षण व्यवस्था क्या है, ठीक है। तो आरक्षण व्यवस्था भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय समाज के कमजोर वर्ग, राइट, एससी, एसटी, ओबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास और वीमेन, इनके संदर्भ में अफर्मेटिव एक्शन करते हुए, सकारात्मक विभेद की नीति का अनुपालन करते हुए सामाजिक न्याय प्रदान करना, और उस सामाजिक न्याय प्रदान करते हुए देश एवं समाज का समावेशी विकास करना, इंक्लूसिव ग्रोथ करना, इस आरक्षण व्यवस्था का मूल रहा है। यानी एक ऐसी सिस्टम है जिस सिस्टम के अंतर्गत हम क्या करते हैं, सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से, सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से, सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों के पक्ष में सकारात्मक
विभेद की नीति को लागू कर सामाजिक न्याय प्रदान करने की नीति है। राइट। ये आरक्षण व्यवस्था को जब आपको डिफाइन करना है तो डिफाइन करने वक्त जो है आपको इस तरह से आरक्षण व्यवस्था को डिफाइन करनी है कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम अफर्मेटिव एक्शन करते हैं और अफर्मेटिव एक्शन के अंतर्गत हम सकारात्मक विभेद, है ना, और सकारात्मक विभेद कर इनको संरक्षण प्रदान करते हैं। किसको संरक्षण प्रदान करते हैं? तो हम संरक्षण प्रदान करते हैं कमजोर वर्ग को। और इस कमजोर वर्ग के अंतर्गत अभी तक जो निर्धारित किया गया है एससी, एसटी, ओबीसी, राइट, यानी ये जो कमजोर वर्ग हैं इन कमजोर वर्गों के संबंध में हम सकारात्मक विभेद कर रहे हैं और इस विभेद के माध्यम से हम सामाजिक न्याय प्रदान करने का प्रयास करते हैं। यानी सामाजिक न्याय इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। और दूसरा कि जब आगे की ओर लिखने जाएंगे तो ऐसा क्यों, यानी हम क्यों किसी को आरक्षण प्रदान करें, आरक्षण की आवश्यकता क्या है, क्यों हम आरक्षण की व्यवस्था की नीति का अनुसरण आजादी के बाद, हालांकि आजादी के पहले भी आरक्षण की नीति लिमिटेड रूप में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन अंग्रेजों की जो आरक्षण व्यवस्था की नीति थी वह एक तरह से भारतीय समाज में फूट डालो और राज करो की नीति के तहत थी। लेकिन जब देश आजाद हो गया और देश में जब संविधान का निर्माण हुआ और संविधान के निर्माण के बाद जो फर्स्ट संविधान का अमेंडमेंट किया गया उस प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से एससी एसटी को आरक्षण प्रदान किया गया। राइट। और फिर भारतीय संविधान के क्रियान्वयन के क्रम में ही 1953 को काका साहेब कालेकर आयोग का गठन किया गया और उस आयोग का गठन इसलिए किया गया कि एससी एसटी के अलावे अन्य जो पिछड़े वर्ग हैं क्या उन्हें आरक्षण प्रदान किया जा सकता है। उनकी स्थिति के अध्ययन के लिए ये आयोग का गठन किया गया जिसको प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहते हैं। और उस आयोग ने जो सिफारिश दिया सरकार ने हालांकि उस सिफारिश को लागू नहीं किया। फिर आप पे 1979 में मंडल कमीशन का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष बीपी मंडल थे और इसे सेकंड पिछड़ा वर्ग कमीशन का नाम दिया जाता है। और मंडल कमीशन ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में जो मंडल कमीशन गठित होती है उस मंडल कमीशन ने सरकार को रिपोर्ट 80 में प्रस्तुत की और उस मंडल कमीशन ने कहा कि पिछड़े वर्गों को 27% नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया जाए। ध्यान ये रखना है कि जो मंडल कमीशन है इस मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग की स्थिति का बड़ा ही व्यापक अध्ययन किया था और व्यापक अध्ययन करते हुए मंडल कमीशन ने कहा कि समाज में पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं इन पिछड़े वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक ये तीनों ही आधार पर पिछड़े हैं और इसलिए इनको 27% आरक्षण प्रदान किया जाए ताकि सामाजिक न्याय इनको प्रदान किया जा सके, ये राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल हों। और दुर्भाग्य से उसको 1980 में लागू नहीं किया गया और जब इस व्यवस्था को 1990 में बीपी सरकार ने लागू किया तो कई आरक्षण विरोधी लोगों ने उसका प्रतिकार किया और कई जगह पर हिंसक घटनाएं हुई। बाद में इंदिरा सहनी केस में इस व्यवस्था को लागू किया गया और इसमें क्रीमी लेयर को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर ध्यान ये रखना है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत
उन्होंने नौकरियों में आरक्षण देने की बात की थी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो केंद्र सरकार के हैं, उसमें आरक्षण की व्यवस्था इस मंडल कमीशन में नहीं थी। राइट। ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि जब कोई कमीशन इस बात का अध्ययन करता है कि पिछड़े वर्गों की सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए जब उनका एम्पावरमेंट करने की बात आ रही है, तो जब एससी एसटी को 1951 में आरक्षण दिया गया, तो वह आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया और वह आरक्षण शैक्षणिक संस्थाओं में भी दिया गया, फिर नौकरियों में भी दिया गया और राजनीतिक संस्थानों यानी संसद एवं विधानसभाओं में भी दिया गया। लेकिन यहां 27% रिजर्वेशन पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों में दिया गया और फिर जाकर के बाद में केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थाओं में भी पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान किया गया। जब पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान किया गया तो फिर एक नया वर्ग उत्पन्न हो गया जिसने कहा कि हमें इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाए और उस इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को आरक्षण देने के लिए सरकार ने 103वां संविधान संशोधन किया। राइट। ये और इस 103वां संविधान संशोधन से आर्थिक आधार पर जो लोग पिछड़े हैं उनको 10% आरक्षण दी गई और फिर 106वां संविधान संशोधन जो है आपका, उस 106वां संविधान संशोधन के माध्यम से 2023 में ये 2023 में ये 19 में है ये वीमेन रिजर्वेशन। राइट। ये है लोकसभा और विधानसभा में, है ना। एक तो आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप इसको लिखेंगे तो लिखने के संबंध में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, जो प्रोविजन है उसकी जानकारी होनी चाहिए। और प्रोविजन ये है और अभी तक हम इस तरह से आरक्षण देते रहे। क्यों? क्योंकि आधार हमारा क्या है कि पिछड़ेपन। राइट। और इस पिछड़ेपन को अब हम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, पहले दृष्टिकोण हमारा था कि सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर हम आरक्षण को हमने डिफाइन किया था, लेकिन अब हम इसको आर्थिक आधार पर भी डिफाइन कर दिए हैं और आर्थिक आधार पर भी हमने रिजर्वेशन दिया है। लेकिन रिजर्वेशन की मांग अभी खत्म नहीं हो रही है। ठीक है। रिजर्वेशन की मांग आप देखिएगा कि कई ऐसे सामाजिक वर्ग हैं जो स्वयं को एससी या एसटी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। कोई ओबीसी में अपने को शामिल करने की मांग कर रहा है, जैसे जाट जो है या फिर पटीदार जो है या मराठा आंदोलन जो है, ये ओबीसी में अपने को शामिल करने की मांग कर रहे हैं। और अब तो ऐसा है कि समाज का प्रत्येक वर्ग देखा जाए तो आरक्षण के दायरे में आ चुका है। लेकिन अब आरक्षण एक और चीज यहां पर शुरू हुई है, जाति जनगणना। राइट। और आरक्षण के दायरे का विस्तार। राइट। और ये चीज बिहार से शुरू हुआ है। चूंकि बिहार का आप ऐसे लिखेंगे तो बिहार का ऐसे लिखेंगे तो इस संदर्भ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के है कि आरक्षण हम क्यों दे रहे, तो समाज में विविधता इतनी ज्यादा है,
डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, और डाइवर्सिटी ज्यादा है तो समाज में वर्टिकल विभेद सामाजिक व्यवस्था के कारण है। यानी कि वर्टिकल उदग्र जो विभेद आप देखेंगे, जैसे वर्ण के आधार पर या जाति के आधार पर जो विभेद है, और हजारों वर्षों से जो जातियां वर्णगत एवं जातिगत भेद का शिकार रही है, उन जातियों की स्थिति और जो जातियां इस जातिगत एवं वर्णभेद की स्थिति का शिकार नहीं रही है, दोनों में बहुत बड़ा गैप रहा है। और दोनों में बहुत बड़ा गैप रहा है, तो अगर समाज की मुख्यधारा में लोगों को शामिल करना है, देश का विकास करना है, ध्यान ये रखिएगा कि जब हम प्लान्ड इकोनॉमी को शुरू किए तो योजना आयोग के भी आर्थिक विकास के जो मॉडल थे, उस मॉडल के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास का मॉडल था। और सरकार उस मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण की नीति का अनुसरण करती है। और इसलिए यह जरूरी था क्योंकि सरकार का मानना था कि जब तक समाज के सभी वर्गों का समग्र विकास नहीं होगा, तब तक जो संविधान के जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में हम सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय करने की बात करते हैं, ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्राप्त नहीं हो सकती है। और जब सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्राप्त नहीं हो सकती है, तो देश का समग्र विकास नहीं हो सकता है। अगर विकास के साथ विभेद बढ़ते गया तो हम अपने देश को मजबूत नहीं बना सकते हैं। इसलिए आरक्षण प्रदान किया गया, राइट। यानी आरक्षण की आवश्यकता इस कारण से रही, और हमने इस व्यवस्था के अंतर्गत जो आरक्षण की नीति है, उस नीति के अंतर्गत हमने लोगों को आरक्षण प्रदान किया, है ना। तो आरक्षण का उद्देश्य भी यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। क्यों? क्योंकि इससे समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान हो, उन्हें सामाजिक न्याय प्रदान किया जाए, समाज में समावेशी विकास हो, समाज के सभी वर्गों का समग्र रूप से विकास हो, देश की आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाए। और जब तक किसी भी सोसाइटी में उसके आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन के बीच अगर संतुलन स्थापित नहीं किया जाएगा, तो वह देश समग्रता में विकास नहीं कर सकता है। और इस उद्देश्य से हमने आरक्षण की नीति का अनुसरण किया, राइट। अब है कि आरक्षण अपने उद्देश्य को पूरा करने में कहां तक सक्सेस किया है, राइट। अपने उद्देश्य को कितना प्राप्त कर सका, राइट। तो यहां पर ध्यान ये रखना है कि आरक्षण ने अपने उद्देश्य को सीमित रूप में हासिल किया है। ठीक है। अब देखिए, सीमित रूप में जो हासिल किया है उसके संदर्भ में हमारे पास क्या क्या तर्क होनी चाहिए, क्या क्या डेटा होनी चाहिए। तो एक तो कि अगर डेटा की बात करें, यानी आरक्षण से आरक्षित वर्ग में, आरक्षित जो वर्ग है, इसमें शिक्षा का विकास, इनकी प्रशासन में भागीदारी, और इनकी राजनीतिक भागीदारी भी, और इनके समग्र स्थिति में सुधार, राइट। क्या इनके समग्र स्थिति में सुधार हुआ है? क्या इनका टोटल एम्पावरमेंट हुआ है?
अब यहाँ पर जब आप पे आजादी के बाद 1952 से और आप लास्ट तो 2011 का ही हमारे पास जनसंख्या का डेटा है, तो इस डेटा को देखेंगे तो आप देखिएगा कि संख्यात्मक रूप में कई सुधार हुए हैं। राइट। संख्यात्मक रूप में कई सुधार का मतलब क्या है कि जब आप एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं की एजुकेशन की स्थिति में सुधार देखेंगे तो उसमें काफी अच्छे सुधार हुए हैं। हालांकि गैर आरक्षित जो वर्ग है, जिन वर्गों को आरक्षण नहीं दिया गया है, उन गैर आरक्षित जो वर्ग है, इस वर्ग और आरक्षित वर्ग में अभी भी दूरियां बनी हुई है। लेकिन फिर भी इसमें सुधार हुआ है कि शिक्षा का विकास जो है इन वर्गों में जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनमें अगर देखिएगा तो हुआ है। जहां तक प्रशासन में भागीदारी का प्रश्न है, तो देखिए एससी एसटी के प्रशासन में भागीदारी के संदर्भ में हमारे पास गवर्नमेंट का डेटा है। एक खाका कमेटी का गठन सरकार ने किया था वर्जीनियस खाका के नेतृत्व में। तो खाका कमेटी जो है, इस कमेटी का जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बड़ा चौंकाने वाला है। राइट। ये रिपोर्ट कॉन्सेंट्रेट ही एसटी पर, और यह रिपोर्ट कहता है कि क्लास 1 जो ऑफिसर्स के पद हैं जिसमें इनको जो आरक्षण दिया गया है, यानी आप जानते हैं कि हमारे समाज में एसटी जो ग्रुप है, अनुसूचित जनजाति, उसको 7.5% आरक्षण देश के लेवल पर है। अनुसूचित जाति जो है उसे 15% आरक्षण मिला है। तो खाका कमेटी जो रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट हमें स्पष्ट रूप से कहती है कि क्लास 1 ऑफिसर्स के जो पद हैं, उस पद को एसटी कम्युनिटी के लोगों के लिए जो 7.5% रिजर्वेशन दिया गया है, वो लगभग 4-5% ही क्लास 1 ऑफिसर्स हैं। यही स्थिति बैंकिंग सेवा के क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा और अदर गवर्नमेंट जॉब में दिखाई दे रहा। सेकेंड क्लास के जो पद हैं राज्य स्तर पर तो कई राज्यों में उन्होंने फुलफिल किया है, लेकिन केंद्र के स्तर पर सेकेंड क्लास के पद हैं उसको भी वो भरपाई नहीं कर रहे हैं जो आरक्षण उनको दिया गया है। इसी तरह की हालात जो है थर्ड कैटेगरी में स्थिति बेहतर है और फोर्थ कैटेगरी में ज्यादा बेहतर है। राइट। एक क्राइटेरिया यहां पर ये ध्यान रखना है। अनुसूचित जाति का जहां तक सवाल है, तो अनुसूचित जाति भी अपने लिए निर्धारित आरक्षण के कोटे को प्राप्त करने में विफल रही है। राइट। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट के शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसमें प्रोफेसर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ओबीसी का जो आरक्षण है वो फुलफिल बहुत ही कम हुआ है, न के बराबर हुआ है। और जो शैक्षणिक स्थिति है उसमें भी आप देखेंगे कि जो क्वांटिटेटिव इन्होंने शिक्षा तो प्राप्त किया है डेटा के अनुसार, लेकिन क्वालिटेटिव एजुकेशन जो है ओबीसी में आज भी बहुत कम है। हालांकि राजनीतिक भागीदारी ओबीसी ने प्राप्त कर लिया है बिना आरक्षण के। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप ऐसे लिखेंगे, एनालिटिकल आपका ऐसे होना चाहिए, तो ये जो स्थिति है, यानी ये स्थिति हम बात कर रहे हैं एससी, एसटी, ओबीसी। राइट। ये तीन ऐसे कम्युनिटी हैं, तीन ऐसे ग्रुप है जिन्हें आरक्षण प्रदान किया गया है। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि एससी एसटी को आरक्षण हमने 1951 में प्रदान किया है। गवर्नमेंट के डेटा के आधार पर मैं कह रहा हूं कि एसटी एससी को जो आरक्षण 1951 में दिया गया, उस आरक्षण को 25 में उनकी कोटा जो है उसको फुलफिल नहीं करते हैं। राइट। यानी उन्हें वो आरक्षण नहीं दिया गया। सीधे शब्दों में आप अगर कहें, आप डेटा को देखें, तो जितना वे आरक्षण के हकदार हैं
जितने प्रतिशत उनके लिए आरक्षण हमने निर्धारित किया है उसको फुलफिल नहीं कर पाए हैं। यही हालात ओबीसी के साथ भी है। हालांकि ओबीसी को लेट से आरक्षण दिया गया, ये 1993 में इंदिरा सहनी केस जो है उसमें ये क्लियर हुआ ओबीसी का। लेकिन ओबीसी के भी जो आरक्षण हैं, यह आरक्षण फुलफिल नहीं हो रहा, और खास करके शैक्षणिक संस्थाओं में तो ये पूरी डिबेट का विषय है, पूरी आई है कि जो प्रोफेसर के जो पद हैं वो अधिकांश खाली है, ओबीसी के लोग प्रोफेसर पद पर नहीं हैं। तो ये एक आरक्षण की जो नीति है उसके संदर्भ में एक सवाल खड़ा करता है, राइट। एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल खड़ा करता है कि जिस उद्देश्य से आरक्षण की नीति का अनुसरण किया गया वह उद्देश्य फुलफिल नहीं हुआ। लेकिन इससे भी बड़ा एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि जिस समय 103वां संविधान संशोधन जो है, ये ध्यान में रखिएगा, 103वां संविधान संशोधन जब 2019 में संसद में पेश किया गया, राइट, और इस 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से पीछे वर्गों को 3% आरक्षण दिया गया, राइट। और ये 10% जो आरक्षण दिया गया आर्थिक वर्ग के पिछड़े लोगों को, तो इस आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, इससे संविधान संशोधन को जब संसद में पेश किया गया तो आम सहमति से एक दो पार्टियों को छोड़ करके आम सहमति से इस रिजर्वेशन बिल को पारित किया गया, राइट। सवाल ये है कि इसी अवसर पर आरक्षण की नीति का मूल्यांकन करने की जरूरत थी। यहां आरक्षण की नीति का मूल्यांकन का सबसे उचित प्लेटफॉर्म क्या था, क्योंकि आरक्षण की नीति का संसद में उस पर बहस हो रही थी। बहुत आश्चर्य की बात है कि कोई भी एससी का लीडर, कोई भी एसटी का लीडर, कोई भी ओबीसी का लीडर, या तो उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि जो एससी एसटी को और ओबीसी को आरक्षण दिया गया है, वह आरक्षण जितनी प्रतिशत उनको आरक्षण दिया गया है, वह आरक्षण उन्हें वास्तविक अर्थों में नहीं दिया जा रहा। तो क्यों नहीं दिया जा रहा, इस पे किसी ने डिबेट नहीं किया, किसी ने इस पे सवाल नहीं उठाया। यानी सवाल यहां पर यह है कि क्वेश्चन आपको लिखना है कि क्या आरक्षण की नीति को खत्म करने का समय आ गया है, तो इस समय का मूल्यांकन तो यहीं पर करना था, जबकि 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से हम आरक्षण के दायरे का विस्तार जब करने जा रहे हैं। क्योंकि पहले ये 50% जो है आपका कैप लगा हुआ था कि आप 50% से आगे आरक्षण को नहीं बढ़ा सकते हैं। और दूसरा चीज कि आरक्षण की नीति का मूल्यांकन जो करना था कि इस नीति से क्या फायदा हुआ, तो सभी पार्टियों के संसद और सभी पार्टियों को यह मौका मिलता कि वह उस आरक्षण की नीति का मूल्यांकन करके अपने दृष्टिकोण को रखे, और दृष्टिकोण को रख करके ये स्पष्ट करे कि अभी तक जो आरक्षण हमने दिया है, इस आरक्षण से क्या फायदा हुआ, क्या हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं। तो मैंने कहा कि सीमित पैमाने पर अगर डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो आप सीमित पैमाने पर आप इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहे हैं। लेकिन जब सरकार ये जानती है कि हम सीमित पैमाने पर इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहे हैं, तो फिर एक नए वर्ग को आरक्षण देना, राइट, और उस नए वर्ग को के लिए संविधान में संशोधन करके ऐसी प्रावधान करना, क्योंकि पहले संविधान में प्रावधान क्या था कि आरक्षण शैक्षणिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाएगा। अब संविधान में जो संशोधन किया गया उस संशोधन से सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन का जो क्राइटेरिया था उसको खत्म करके एक नई क्राइटेरिया बनाई गई, आर्थिक क्राइटेरिया। जब आप ये जान रहे हैं
कि आरक्षण से बहुत ही सीमित लाभ है, तो फिर एक नए वर्ग को आप आरक्षण दे रहे हैं। दूसरा कि जिससे आर्थिक जो वर्ग है, ये आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, राइट, अब इस वर्ग को थोड़ा सा ये वाले कसौटी पर आप कसिए, राइट, कि क्या आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, क्या उनमें शिक्षा का स्तर जो है, जो पहले से रिजर्वेशन जिनको मिला था उनसे खराब है? पहला चीज, क्या उन्हें किसी भी स्तर पर सामाजिक शोषण का शिकार होना पड़ा है? दूसरा चीज, क्या उनकी प्रशासन में भागीदारी नहीं है? तीसरा चीज, क्या समग्र विकास में वो पिछड़े हुए हैं? तो ये चार जो सवाल है, इन चारों सवाल पर ये जो आरक्षण दिया गया है, यह आरक्षण गलत साबित होता है। इसका मतलब ये है कि यहां पर ध्यान ये रखना है कि उद्देश्य तो आपका ये था, लेकिन अब हमारे राजनीतिज्ञ लोगों ने, जो पॉलिटिशियन ने आरक्षण को वोट प्राप्ति का जरिया समझ लिया है, राइट। अब देखो, आरक्षण का जो मुद्दा है जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे आप ऐसे लिखेंगे आरक्षण पर, तो आरक्षण का जो उद्देश्य था, क्यों आरक्षण दे, जो उद्देश्य था सामाजिक न्याय प्रदान करना, समाज के कमजोर वर्गों के पक्ष में संरचनात्मक विभेद करना और करके उनमें सकारात्मक विकास करना, ये उद्देश्य ही पॉलिटिशियन ने चेंज कर दिया। और पॉलिटिशियन ने चेंज करके आरक्षण का उद्देश्य वोट प्राप्ति का साधन कर लिया, राइट। और जब उद्देश्य वोट प्राप्ति का उन्होंने साधन कर लिया आरक्षण का, तो फिर ये सवाल तो उठेगा ही ना कि क्या आरक्षण जिसके लिए हम दे रहे थे, आरक्षण का जो उद्देश्य था, क्या आप उस उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ कुछ राजनीतिक दल जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तो अगर आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं और आरक्षण के दायरे का विस्तार करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जब आरक्षण की क्राइटेरिया, जो कि मूल क्राइटेरिया था सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करके सामाजिक विकास में उन्हें अग्रसर करना, उन्हें सामाजिक न्याय प्रदान करना, और जब इसको वोट का अस्त्र बना दिया गया, तो फिर आप उस समय आरक्षण पॉलिसी का मूल्यांकन क्यों नहीं किया आपने? आपको आरक्षण पॉलिसी का मूल्यांकन करना चाहिए था कि हमने क्या हासिल किया और अब हम क्या हासिल कर सकते हैं, या हासिल करने के लिए हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं, राइट। तो एक तो ये सवाल बहुत गंभीर है। उसी तरह से आप देखिएगा कि वीमेन को हमने रिजर्वेशन दिया 106 संविधान संशोधन के माध्यम से। हालांकि हमने रिजर्वेशन कहां दिया? हमने दिया जो संसद है और फिर विधानसभाओं में। और उस रिजर्वेशन के अवसर पर भी कुछ राजनीतिक दलों ने डिमांड किया कि सामाजिक रूप से जो पिछड़ी जातियां हैं, SC, ST, OBC, उनको उसमें स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाए, जो कि उनके डिमांड को रिजेक्ट किया गया, राइट। तो एक चीज यहां पर ध्यान रखना है कि आरक्षण का जो सफलता है, राइट, जो आरक्षण का उद्देश्य जो था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने में आरक्षण बहुत सीमित पैमाने पर सक्सेस किया है। बट इसके बावजूद भी आरक्षण की कुछ सफलता है। आरक्षण की सफलता है सामाजिक परिवर्तन में, आरक्षण की सफलता है कमजोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने में। लेकिन आरक्षण को समाप्त करने वाली जो बात है, जो कहते हैं कि आरक्षण की नीति विफल हो गई,
तो आरक्षण की नीति की विफलता पर जो सवाल उठ रहे हैं, उस सवाल में पहला जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आरक्षण की जो नीति है, ये आरक्षण की नीति एक तो मेरिट के विरुद्ध है, राइट। जो लोग कह रहे हैं कि आरक्षण को समाप्त किया जाए, और चोरी और चूंकि ये मेरिट बेस्ड नहीं है, तो इसमें क्या होता है, कार्य कुशलता में कमी आती है। कार्य कुशलता में कमी आती है तो प्रशासनिक जो चुनौतियां हैं वर्तमान में, इसको पूरा करने में सक्षम नहीं है। चौथा, उदारीकरण के दौर में जब सभी जगह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो फिर आरक्षण की सार्थकता ही खत्म हो जाती है। और पांचवा, कि आरक्षण वैश्विक चुनौतियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। यानी ये सवाल उठाया जा रहा है, और एक और सवाल उठाया जा रहा है इस पे कि जो आरक्षण की पॉलिसी थी, जिस पॉलिसी के अंतर्गत हमने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के माध्यम से समाज में उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए, प्रशासन में उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए और उनके विकास की बात हमने करने के लिए उनको आरक्षण दिया था। लेकिन आरक्षण ने एक और क्या कर दिया है कि आरक्षण ने आरक्षित वर्ग के बीच एक अभिजात वर्ग का विकास कर दिया है, राइट। यानी आरक्षण का जो कुछ भी लाभ है, आरक्षित वर्ग के अभिजात वर्गों के द्वारा उसका लाभ लिया जा रहा। समग्र रूप में आप देखिएगा कि जो ओरिजेंटल इसका फायदा होना चाहिए, यानी उस वर्ग के सभी लोगों का फायदा होना चाहिए, ऐसा आरक्षण ने नहीं किया है। जैसे अगर आप ये एनालिसिस करें कि एससी कम्युनिटी के लोग, कितने लोगों ने आरक्षण का लाभ लिया है, तो आप देखेंगे कि जिस फैमिली में आईएसपीसीएस अधिकारी हैं, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, व्हाइट कॉलर जॉब में हैं, उन फैमिली का ग्रोथ तो हुआ है। लेकिन ज्यादातर जो लोग जो हैं, उनको आरक्षण से कोई लाभ नहीं हुआ है, क्योंकि आरक्षण वर्ग के आधार पर, हालांकि उसकी क्राइटेरिया हमने जाति प्रैक्टिकल रूप में निर्धारित किया है, लेकिन एससी एक वर्ग है, एसटी एक वर्ग है, ओबीसी एक वर्ग है। तो ऐसा नहीं है कि आरक्षण पूरे सामाजिक वर्ग का विकास कर रहा। आरक्षण से दरअसल उस वर्ग के जो इलीट क्लास है, उन्हीं को फायदा हो रहा है, और उन्हीं को फायदा हो रहा है। इसलिए आरक्षण जो है का जो उद्देश्य हमने निर्धारित किया था, उस उद्देश्य को आरक्षण प्राप्त करने में विफल रही है, और इसलिए आरक्षण की नीति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और कुछ लोगों का मानना है कि अब समय आ गया है कि आरक्षण की नीति को खत्म कर दिया जाए, राइट। लेकिन आप निष्कर्ष के रूप में आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि जो आपका निष्कर्ष है, उसमें हमें बात करना है कि आरक्षण की नीति को समाप्त करने की जगह है इसका तार्किकीकरण किया जाना चाहिए। तार्किकीकरण किया जाना चाहिए, राइट। रेशनलाइजेशन ऑफ
रिजर्वेशन पॉलिसी। और रेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी का मतलब क्या है कि आरक्षण की नीति को इस तरह से परिवर्तित किया जाना चाहिए कि इससे जिस वर्ग को लाभ नहीं मिला है उस वर्ग को लाभ मिले। इसके लाभ का केंद्र जो है उन वर्गों को बनाया जाए, ना कि इस नीति को ही तिलांजलि दे दिया जाए। जैसा कि हमने कहा कि आरक्षण की नीति जो है सामाजिक और शैक्षणिक विकास के माध्यम से सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को उनकी समाज एवं प्रशासन में सहभागिता को बढ़ाने की नीति थी। यह नीति यह नहीं थी कि वोट बैंक के रूप में उस सामाजिक वर्गों का इस्तेमाल किया जाए। यह नीति यह नहीं थी कि उस वर्ग से इलीट क्लास का डेवलपमेंट हो जाए और वह इलीट क्लास गैर आरक्षित वर्ग के साथ भी प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है, फिर भी वह आरक्षण लेने के लिए हकदार बना हुआ है। तो इसमें एक तरह से संशोधन करने की जरूरत है। और आरक्षण की नीति जो है यह नीति आज भी उपयुक्त है। और एक इस पे अवधारणा है कि क्रीमी लेयर का जो प्रावधान है, ये क्रीमी लेयर का प्रावधान जो ओबीसी में है, इस ओबीसी के प्रावधान को आगे बढ़ा करके एससी एसटी और अदर आरक्षित वर्ग जो है उसमें इसको लागू किया जाए। दूसरा कि आरक्षण की नीति को अगर आप देखेंगे विमेंस रिजर्वेशन, राइट, तो विमेंस रिजर्वेशन के संदर्भ में एक अगर बिहार को अगर आप पे एक तरह से टारगेट करके एनालिसिस करने का प्रयास करें तो बिहार में वीमेंस को पंचायती राज संस्थाओं में 50% रिजर्वेशन दिया गया है, जहां पंचायती राज संस्थाओं में वीमेंस का विकास हुआ है। दूसरा, वीमेंस को 35% नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया गया है बिहार में। तो बिहार में जो सामाजिक बदलाव हो रहे हैं उस सामाजिक बदलाव में 35% महिलाओं को जो रिजर्वेशन दिया गया है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। बिहार जो है सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का एक बहुत बेहतर विषय वस्तु बना हुआ है कि महिलाओं को आरक्षण प्रदान करके समाज के विचार में परिवर्तन हुए हैं, समाज के व्यवहार में परिवर्तन हुए हैं। और बिहार सामाजिक परिवर्तन का आरक्षण के माध्यम से एक ज्वलंत उदाहरण बन गया है। इसलिए महिलाओं को भी आरक्षण जो संसद में दिया गया है वह आरक्षण उन्हें नौकरियों में भी दिया जाना चाहिए, वो शैक्षणिक संस्थाओं में भी दिया जाना चाहिए। क्योंकि गांधी जी कहा करते थे कि एक महिला अगर शिक्षित होगी तो संपूर्ण परिवार शिक्षित होता है। राष्ट्र का विकास, राष्ट्र में उन वर्गों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए यह आरक्षण की नीति संशोधित अर्थ में उपयोगी है। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को न्याय प्रदान करना और उनका शैक्षणिक संस्थाओं में भागीदारी, उनका प्रशासन में भागीदारी अगर करना हो तो यह नीति आज भी प्रासंगिक है, बशर्ते कि इसका उद्देश्य वोट प्राप्त करना न हो। इसका उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करके समाज में सामाजिक परिवर्तन का एक उपकरण के रूप में इसका उपयोग अगर हम करें तो यह नीति आज भी प्रासंगिक है।